वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत पे, बट वील फोकस एक दो जो बहुत अहम इश्यूज़ हैं उन पर हम फोकस करेंगे। एक तरफ तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का वाक़या है। पिछले दिनों में हमने देखा वहाँ एक सियासी बहरान सा रहा, काफ़ी उसके ऊपर परेशानी भी रही। वफाकी हुकूमत ने रातों रात वहाँ एक मिशन भेजा जिसमें सीनियर पीपीपी पीएमएलएन के लीडर्स थे। उन्होंने मुजाहिरीन से जब मुज़ाकरात किए और इत्तफाक हुआ तो उसके बाद वहाँ जो सूरत हाल है वो मामूल पे आई। मगर उसके बाद से जो वहाँ हुकूमत है उसके हवाले से बहुत कयासराई भी हो रही है और उसकी जो हम कह सकते हैं कि तब्दीलियां भी हमें नज़र आ रही हैं। और इसका ताल्लुक डायरेक्टली जो है वो ये है कि बहुत से लोगों का ख़्याल है कि जो वज़ीर आज़म हैं वहाँ चौधरी अनवारुल हक साहब, वो भी उनको भी ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है ये जो बहरान वहाँ हुआ। तो अब वहाँ इस तरह की हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं कि एक तरफ तो पीएमएलएन ने अपने आप को हुकूमत से अलग किया है, उसके बाद बहुत से जो वज़रा हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया है, अब तनकीद करके हुकूमत में अलग हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि सबका ख्याल था कि ये जो एक मखलूत हुकूमत वहाँ बनी हुई है जिसमें सब पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, इसी की वजह से शायद लोगों का जो गुस्सा था या जो लोगों का सपोर्ट था वो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज से हट के और लोगों की तरफ चला गया। तो शायद इसको भी काउंटर करने के लिए इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह के इक़दामात हो रहे हैं। पर ये ऑब्वियसली मीडिया रिपोर्ट्स में थी, ये कोई ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन द रिकॉर्ड बात कर रही है ना पीएमएलएन। पीएमएलएन दूर हो गई है, मगर साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आज़ाद कश्मीर ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मगर उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। तो एक तरफ तो ये इशू है, दूसरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो इख्तलाफात पिछले दिनों में रहे हैं, लफ्ज़ी जंग भी हमने देखी, उसके बाद मामलात जो हैं वो कुछ सेटल भी हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बार बार कह रही है कि 1 महीने का उन्होंने वक्त दिया है हुकूमत को, उस पर वो देखेंगे कि जितने वादे या कमिटमेंट्स हुए हैं वो पूरे होते हैं कि नहीं। मगर एक इशू जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा जिसका जिक्र करती रही वो है पंजाब में लोकल गवर्नमेंट्स और इसमें जो ताख़ीर हुई है, इस पे भी अब तेज़ी से लगता है कि इक़दामात लिए जा रहे हैं। चंद दिनों पहले ही जो पंजाब की असेंबली है उसने कानून साजी की है लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से। दिलचस्प चीज़ ये है कि जो इलेक्शंस होंगे काउंसलर्स के लिए वो नॉन पार्टी बेसिस पे होंगे। उसके बाद 1 महीने का वक्त होगा जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं कि वो अगर किसी जमात को ज्वाइन कर ले और फिर वो चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। इस पर भी बहुत बात हो रही है, तनकीद भी हो रही है कि ये पार्टी लेस इलेक्शंस क्यों हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कानून साजी से खुश है? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कमरान कायरा साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक वफाकी वज़ीर हैं जो कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के मामलात को देखते रहे, और हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल खान साहब ने, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी कायरा साहब, सर अगर कश्मीर पे थोड़ी सी बात कर लें तो ये जो अब कयासराई हो रही है, कुछ हमें तब्दीलियां भी नज़र आ रही हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है वहाँ हुकूमत बनाने का? जी अरफा, इस वक्त कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, जिस तरह आपने उसको बड़ा तफसील से उसका अहाता किया है, यकीनन परेशान कुन है। और अब वहाँ पे गवर्नमेंट बनाना कोई बड़ा अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन हालात का तकाजा क्या है, मौजूदा गवर्नमेंट अगर डिलीवर नहीं कर रही और क्राइसिस खड़े कर रही है तो फिर क्या किया जा सकता है, ये सियासी जमातें अपने अंदर अभी सोच रही हैं। मेरी कोई फाइनल फैसला तो नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि हालात का जो तकाजा है कि एक तरफ स्टेबिलिटी लाने के लिए और लोगों के जज्बात को भी ठंडा करने के लिए और जायज़ तरीके से आगे बढ़ने के लिए अगर गवर्नमेंट का कोई रास्ता बनता है
तो पीपल्स पार्टी कंसिडर कर सकती है, लेकिन अभी मैं इसके बारे में कोई हतमी तौर पे नहीं कह सकता, क्योंकि ये पार्टी की क़यादत या कोई कमेटी हमारी जो बैठेगी वो फैसला करे। कायरा साहब ये बताइए, क्योंकि ऑब्वियसली आप वहाँ गए थे उनसे मुज़ाकरात करने भी, जो ये गुफ्तगू हो रही है कि जो वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है जिसकी वजह से पार्लियामेंटेरियंस भी उनसे नाराज़ रहे, और जो बहरान हुआ कश्मीर में वो तो हमने देखा, उनका कितना किरदार रहा है ये सारा मसला जो हमने देखा होते हुए? अगर वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को, उनके अपने इत्तेहादियों को या जनरली देखा जाए तो खासा रोल उनका बन जाता है, इसलिए कि उनसे जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी नाला, और जो साथी उनके हैं, उनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं, वो भी उनसे नाखुश, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत डिलेड रही। यानी इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि जो इस साल का बजट है, अभी तक उस बजट के ऊपर यूटिलाइजेशन शुरू नहीं की गई। पिछले सालों में भी यही था, सारे इख्तियारात अपनी ज़ात में मुर्तकज़ कर लिए, और वज़रा जो हैं जिस वज़ीर से पूछे वो यही कहता था कि जी मेरे पास तो इख्तियार था ही कोई नहीं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी सारी उन्होंने करनी है, डेवलपमेंट भी उनकी मर्जी से होनी है, फलां। तो एक अंबार था पूरा। दूसरा ये हुआ कि जब सारी जमातें हुकूमत में आ गईं, तो लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए अपोजिशन एक आवाज़ होती है ना, वो भी जब बंद हुई या जी कमज़ोर हुई। जी, राना साहब, कायरा साहब की आपने बात सुनी। सर राना साहब ये बताइएगा कि अमूमन हमने जो रुझान देखा है वो यही है कि जो वफाकी हुकूमत जिसकी होती है वही पार्टी जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हुकूमत करती है, मगर आप लोग तो अब हुकूमत से दूर हो रहे हैं, बल्कि बार बार ये बात की जा रही है कि हम तो हुकूमत में नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या ये, कोई ख़ास वजह सर इस तब्दीली के लिए? देखिए, बिल्कुल, एक तो ऑब्वियसली इलेक्शंस में लैग है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस अभी जो है जनरल इलेक्शंस के साथ सिंक नहीं होते। आज जो हमारे प्रेसिडेंट हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, शाह गुलाम कादिर साहब, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये एक अननेचुरल अलायंस है और हम इस अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, और हम एक हेल्दी अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नो कॉन्फिडेंस पीपल्स पार्टी करना चाहती है तो वो इस कर सकती है, लेकिन हम उसके लिए वी आर नॉट सपोर्टिव ऑफ इट। हम रादर, हमारा ये स्टांस है कि फ्रेश मैंडेट लिया जाए, नए इलेक्शंस कराए जाएं, ताकि एक जो ओवरऑल अवामी रद्द अमल आया, जो एक डिलीवरी का फुकदान है एट डिफरेंट फ्रंट्स, उससे जो दो चार है हुकूमत, तो ये अगर कोई किसी फार्मूले के तहत अगर कोई नई हुकूमत आ भी जाती है तो उसकी उस तरह का एतमाद नहीं वो हासिल कर सकती जिस तरह जनरल सही। इलेक्शन हो और एक फ्रेश स्टार्ट लिया जाए। तो ये स्टांस है हमारी, जो सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब, आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो है प्रेसिडेंट हैं PMLN के। बिल्कुल सही। तो सर क्या मैं ये समझूं कि आप लोग चाहते हैं कि वक्त से पहले इलेक्शंस हो जाएं? देखिए, हमने तो ऑपोजिट करने का इरादा किया है, और ऑब्वियसली ये डिसाइड करना हमारा तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल जो प्रेसिडेंट हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उन्होंने यही स्टेटमेंट दी है कि वो नो कॉन्फिडेंस का साथ ठीक, देने के बजाय वो फ्रेश जनरल इलेक्शंस को सपोर्ट करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें कमर ज़मान कायरा साहब से और राना एहसान अफजल ख़ान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं ऑब्वियसली कश्मीर के हवाले से भी गुफ्तगू की, और अब दोनों जमातों के जो ताल्लुकात हैं उन पे बात करें। जी कायरा साहब, वी लॉस्ट यू बिफोर द ब्रेक, आप कश्मीर के हवाले से कोई बात कह रहे थे। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि कश्मीर की सूरत हाल पे यकीनन हर जमात को अपना अपना हक है कि वो अपना फैसला करे, लेकिन वहाँ पे जो सूरत हाल है मुस्लिम लीग का, ये अगर उन्होंने ऐलान कर दिया है फैसला करके, तो ये एक अचंभे की बात है क्योंकि अगर वो हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं तो फिर हुकूमत का चलना मुमकिन नहीं रहेगा, और अगर वो अपोजिशन में बैठते हैं और पीपल्स पार्टी भी हुकूमत नहीं बनाती तो नेचुरली ये हुकूमत तो गिर जाएगी, और उस गिरने के बाद फिर क्या होगा? फिर अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे। अर्ली इलेक्शन में क्या होगा? तो
तो ये सारी बातें मुस्लिम लीग को चाहिए था कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत करने के बाद करती तो ज्यादा अच्छा होता, मेरा जाती ख्याल है। बिल्कुल ये उनका अपना फैसला है, मेरी जमात भी इससे देखेगी कि उन्होंने क्या फैसला करना है। और रही बात हमारा ये कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग की है, तो लीग के साथ हमारी वर्किंग चल रही है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ कभी गिले कभी ठीक हम चलते रहे हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट बनी थी, आगाज हुआ था, तो हमारा मामूल के मुताबिक बाकायदा प्रॉपरली कमेटियां बन के डायलॉग होके वर्केबल गवर्नेंस के मुताबिक एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट हुआ, साइन हुआ, जिसको मियां शहबाज शरीफ साहब ने दी, देन उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बतौर सदर मुस्लिम लीग, और बिलावल साहब ने बतौर सदर या बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने साइन किया। वो उस पर अमल दरामद नहीं हो पाया। बहुत सारी मीटिंगें 1.5 साल के अरसे में हुई, कोई 10 मीटिंगें हैं जो चेयरमैन साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की हुई। हमारी कमेटियां मिलती रही सागदार साहब के साथ, बाकी सीनियर मेंबरों के साथ। पार्लियामान के अंदर स्पीकर साहब ने कोशिशें की, पंजाब के अंदर हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ, उनकी कमेटी के साथ बेशुमार मीटिंग्स हैं, लेकिन चीजें पेशरफ्त नहीं हो पाती। और जब भी हम बैठते हैं तो कुछ होता है कि अच्छा जी अब ये जल्द इंशाल्लाह फला फला काम हो जाएगा। देखिए, जो चीज हुई थी तय, वो वर्केबल थी तो तय हुई थी। कोई अनट्रेंड लोगों ने ड्राफ्ट नहीं किया था, अनट्रेंड लोगों ने साइन नहीं किया था वो डॉक्यूमेंट। और आज भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है, 1 2 3 ऐसी चीजें हैं कि जो आप समझते हैं कि ये बिल्कुल काम इस पे ये नहीं हो सकता, ये वर्केबल कंडीशंस नहीं है, तो फिर आप अपने इत्तेहादियों को बैठ के बताइए कि ये वर्केबल नहीं है और क्यों नहीं है। उनको इस बात पे कन्विंस कीजिए। अगर आप 1 दफा 2 दफा 4 दफा 10 दफा मुलाकात करें और फिर ये हो कि अच्छा जी अगली दफा हम देखते हैं 20 दिन में, महीने में, 15 दिन में, और फिर वो वहां की वहां सूरत हाल रहे। फेडरल गवर्नमेंट ने चीजें बेहतर मूव की, लेकिन फिर फेडरल गवर्नमेंट से भी गिले मौजूद हैं। कायरा साहब, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ सर, बट यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके काफी कॉलीग जो हैं वो बार बार ये बात ये भी करते रहे हैं कि शिकायत शहबाज शरीफ साहब से आपको कम है, मरियम नवाज साहिबा या पंजाब हुकूमत से ज्यादा है। देखिए, हमारा इशू ठीक है, आपको सूबे से इशू हो सकता है, लेकिन हमारा गिला उनसे क्या, हमारा होगा जी मुस्लिम लीग की क़यादत से, क्योंकि वहां भी उन्हीं की हुकूमत है, मरकज में भी उन्हीं की हुकूमत है। तो ये डिफरेंशिएट हम करते हैं कि कौन करता है और किसका गिला है। लेकिन बहरहाल अब हमारी जमात के अंदर भी क़यादत जो होती है वो अपने पार्लियामेंटेरियंस और अपनी जमाती जो स्ट्रक्चर है उसके आगे मजबूर होती है। बार बार उन पे भी लोग सवाल करते हैं, उन पे भी लोग कहते हैं कि जी अब कितना सा चलेंगे। ठीक है, मुल्की हालात बहुत खराब थे, इस बात के मुतकाजी नहीं है कि कोई नया क्राइसिस खड़ा किया जाए, लेकिन मुल्क को इन क्राइसिस से बचाना सिर्फ एक जमात की जिम्मेदारी तो नहीं है। ठीक सर, ये तो दोनों फ्री कैन है। अब आखिरी बात यह है जी कि जो हमारी सीसी में फैसला हुआ, अब जब भी जमात की सीनियर क़यादत बैठती है तो उसमें मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं, कोई हार्ड लाइन लेते हैं, कोई सॉफ्ट लाइन लेते हैं, लेकिन लीडरशिप का यही अल्टीमेटली कंसेंसस और फैसला हुआ कि जी हमें 1 महीने के बाद हम फिर मिलेंगे और हम देखेंगे कि हमें प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है, बिलावल साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, तो हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इस पे अमल दरामद की क्या कैफियत है, फिर देखेंगे आइंदा कैसे बढ़ना है। बिल्कुल सही जी। राना साहब, ये जो कायरा साहब की भी तो आपने खैर बात सुनी नहीं, उन्होंने तो खैर बहुत जनरल टर्म्स में की, बट सर बार बार एक लोकल गवर्नमेंट का इशू जो था उस पर ख़ास तौर पे नदीम अफजल चंद साहब बात करते रहे, और अब पिछले दिनों में बहुत तेज़ी से आपने कानून पास किया है। ये क्या पार्टली दिस इज टू ऑफसेट द पीपीपी प्रेशर, उनके दबाव के नीचे किया? और सर ये पार्टी लेस इलेक्शंस, आप क्या जनरल ज़िया की याद ताज़ा कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि लेजिस्लेशन करना जो है हर सूबाई पार्लियामेंट का राइट है, और अगर मेजॉरिटी जो है वो एक जमात के पास है तो बिल्कुल वो सिंपल मेजॉरिटी से वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं। और ये राइट जो अगर सिंध में आप देखें तो पीपल्स पार्टी का है, और वहाँ भी जिस तरह की
की जाती है लोकल बॉडीज में, उसको जहां वहां जो माइनॉरिटी पार्टीज हैं उनको भी उसके हवाले से गिले शिकवे रहते हैं। बहरहाल आई एम श्योर पीपल्स पार्टी ने अपनी इनपुट दी होगी इस लेजिस्लेशन के हवाले से, लेकिन ये राइट फिर जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका होता है, और उन्होंने उस राइट को जो है वो यूज किया है और तो लेजिस्लेशन सर ये की है। मतलब कि आप अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का न सिर्फ राइट है बल्कि उनकी प्रेफरेंस ये है कि पार्टी लेस इलेक्शंस हो? देखिए ऑब्वियसली जो लेजिस्लेशन की और है स्पीक्स ना, वो जो भी लेजिस्लेशन की है वो ऑब्वियसली जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो वहाँ की कैबिनेट है, उसने उसको के किया होगा और वो समझे कि ये वाला जो मैकेनिज्म है ये बेहतर है, और वो उसके अंदर इनपुट ली होगी, उन्होंने दीगर सही, जमातों की भी दी होगी, बट मेजॉरिटी ने फिर उसको पास किया, लेजिस्लेट किया है, तो ये फिर उसी की आउटकम है। तो उसके मुताबिक अब लोकल बॉडीज ठीक इलेक्शन सर। होने जा रहे हैं। बहरहाल अगर उसके अंदर जो जो माइनॉरिटी पार्टीज हैं उनका कोई स्टांस है, समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जरूर अपना स्टांस दे सकते हैं, लेकिन ये फिर राइट मेजॉरिटी के लिए। और ऐसा जो है वो आपको प्रॉब्लम्स हमेशा नजर आते हैं कि सिंध के अंदर एमक्यूएम होती है तो वो इतराज रखती है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बहरहाल ये राइट पीपल्स पार्टी का होता है सिंध के अंदर कि उन्होंने किस किस्म की लेजिस्लेशन करनी है। बिल्कुल दूसरी ठीक। देखिए बात ये कि जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का जो मामला है, उसके अंदर आपने देखा कि बहुत फोर फ्रंट पे आके क्रीज से बाहर लोगों ने चिक्के चौके मारे, लीडरशिप मिली, और लीडरशिप लेवल के ऊपर ये चीजें डिस्कस हुई तो चीजें ठंडी हो गई। तो देर इज ऑलवेज, हम पीएमएलएन जो है वो इट इज ऑलवेज विलिंग कि हम एक तो ये रियलाइज करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है इस हुकूमत को, और ठीक। हमारे मैनिफेस्टोज अलग हैं और हम अलग अलग वादे करके आए हैं, लेकिन मुल्क के लिए हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। और कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, लेकिन वी आर ऑलवेज विलिंग टू सिट विद देम, और हम उन इश्यूज को पॉइंट वाइज रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो अगर इन्होंने एक महीने का रिव्यू रखा है बिल्कुल अच्छी ठीक बात है। सर, जरा उसको वक्त कम है, मैं चाहती हूँ कि मैं आप दोनों को थोड़ा सा वक्त और दे दूं, अगर आप बुरा ना माने। जी कायरा साहब, वेरी क्विकली सर, 1 मिनट है, अगर आप ये जो पार्टी लेस इलेक्शंस के हवाले से लोकल गवर्नमेंट। मैं उस पर गुजारिश करने लगा हूँ। ये जो हमारे और मुस्लिम लीग के आपस में ताल्लुकात हैं, ये अब हमारा जो जो फाइनल डिसीजन आया है ये पार्टी की हाईएस्ट लेवल पे है, और इसमें जरदारी साहब भी शामिल थे, बिलावल साहब भी शामिल थे, और हमारी पार्टी के सीनियर मोस्ट यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है। मुस्लिम लीग को इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए, और किसी भी क्राइसिस सर ये भी सुना है कि बिलावल साहब बहुत खिलाफ थे, बल्कि वो तो चाहते थे कि आप लोग अलग हो जाएं। नहीं, देखिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए जो अंदर राय होती है ना वो अपनी जगह, लेकिन जो असल में लिखी जाती है वो इलामिया है, क्योंकि डिस्कशन में तो हर बंदे को हक होता है ना अपनी अपनी राय देना। तो जिसने जो राय दी वो राय वहीं रह गई, आउटकम वो इलामिया है, वो जो ऐलान है जो हुआ है। अब असल बात यह है कि मुस्लिम लीग को इस मामले को अब सीरियसली लेना चाहिए और सॉर्ट आउट करना चाहिए, या कोई मजबूरियां हैं तो खुल के बयान करनी चाहिए। और रही बात लोकल बॉडीज इलेक्शन की, पाकिस्तान का ये बात दुरुस्त है कि हर जमात को जो अक्सरियत रखती है असेंबली के अंदर, ये उसका इस्तेहकाक है कि वो लेजिस्लेशन करे, लेकिन लेजिस्लेशन की भी कुछ हदूद है, आप उनसे बियॉन्ड नहीं जा सकते। अब हमारे यहाँ अदालत का एक फैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर पार्टी लेस इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक सर। अब ये इलेक्शन आपने कम्प्लेक्स सूरत हाल डेवलप करने की है कि इसका फर्स्ट फेज जो है लोकल बॉडीज का वो पार्टी लेस होगा, और उसके बाद विद इन 30 डेज कोई बंदा किसी को ज्वाइन करना चाहेगा तो वो पार्टी ज्वाइन कर ले, नहीं करना चाहेगा तो नहीं करे, और उसके बाद आप पार्टियां इंटरवीन करा लेंगे। ठीक सर। डिजाइन इसका जो बनाया गया वो इस तरह है, और ये इस इरादे के तहत नहीं है कि सिस्टम ठीक हो जाए। अच्छा, आपका हक है, आप इसको आजमा के देख लीजिए, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ प्रैक्टिसेस करना ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। बिल्कुल सही सर। एक फाल लोकल बॉडीज का इलेक्शन के बगैर जमहूरी निजाम मुस्तहकम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक सर, वक्त बड़ा कम रह गया, माफ करिएगा, राना साहब को जवाब देने का मौका दे रही हूँ। राना साहब 30 सेकेंड है सर, आप इफ यू वांट टू से समथिंग। देखिए ये मेजॉरिटी ऑफ द का फैसला है, अगर इसमें कोई अच्छी राय हो वो बात लेटर स्टेज पे भी दी जा सकती है। बहरहाल अगर ये जो कोर्ट के ऑर्डर्स के तकाजा भी पूरा करता है और लेजिस्लेटिव जो राइट्स हैं असेंबली की उसका भी तकाजा पूरा करता है,
तो मेरे ख्याल से फिर इसमें किसी को इशू नहीं होना चाहिए। ये या तो एक ऐसा फोरम हो कि जहां सारी जमातें बाहर पार्लियामेंट से बैठ के डिसाइड करें कि लोकल बॉडीज का सिस्टम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान यूनिफॉर्म हो है या कैसा होना चाहिए, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अभी जो मामला है उसके अंदर सूबे जो हैं ये हक रखते हैं कि वो इसकी लेजिस्लेशन करें और उसको फिर सिस्टम को उसके मुताबिक लेके चलें। तो आई थिंक दिस विल गो एज इट इज। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जो ये साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट है उसके एक ऑफिशियल जो हैं वो उनकी कुछ ही सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड और जो केस है वो कोर्ट में इस हवाले से चल रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे FIA का। FIA में पिछले दिनों में जैसे आप जानते होंगे एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको सेटअप किया गया और मकसद इसका यही था कि जो ये इंटरनेट और सोशल मीडिया इधर जो मसाइल रहते हैं उनके ऊपर वो नज़र रखेंगे और इन जो जराइम हैं उनको वो फॉलो करेंगे। मगर पिछले दिनों में एक अजीब सी खबर सामने आई और वो ये थी कि इस एजेंसी के एक जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं उस्मान साहब, उनको अगवा कर लिया गया है इस्लामाबाद से। उनकी जो बेगम साहिबा थी उन्होंने मुकदमा इस हवाले से दर्ज करवा दिया और उसके बाद उन्होंने ये हाई कोर्ट में इस हवाले से पिटिशन भी दायर की। बकौल उनके ये कहना था कि 14 अक्टूबर की शाम को फ्लैट जो है उनका उसके नीचे से जो है उनके शौहर को अगवा किया गया और जाली नंबर प्लेट वाली एक सफ़ेद करोला गाड़ी थी जो आई जिसमें ज़बरदस्ती वो शौहर को ले गए। ये इसके बाद जब केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना गया तो फिर इससे भी एक और दिलचस्प बात पता चली और वो ये थी कि उनकी बेगम साहिबा जिन्होंने ये FIR करवाई और पिटिशन की वो ख़ुद भी अब शायद लापता हो गई हैं। रुजीना उस्मान उन बेगम साहिबा का नाम है और उनके जो वकील थे राजा रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने अदालत में बताया कि खातून का जो फ़ोन है वो बंद है और उनसे रब्ता नहीं हो रहा। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम पिटिशनर कहाँ है, ख़दशा है कि उन्हें भी ना उठा लिया गया हो। ये अब और इसके साथ साथ जो वकील थे उन्होंने ये भी बताया कि जो खातून थी बेगम थी उन्होंने वकील से एक दफ़े ये ज़िक्र किया कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि इस पिटिशन को और FIR को वापस ले लिया जाए। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक, सीनियर सहाफ़ी हैं और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है वो दैट्स हिज एक्सपर्टीज़। वेलकम टू द शो सर। जी रियाज साहब, ये क्या मामला है कि एक FIA का जो अफसर है वो गायब है और हुकूमत जो है वो तो मतलब कि कोई तवज्जो ही नहीं दे रही, उनकी बेगम ही लगी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आरफा। बिल्कुल ये बड़ी एक परेशान कुन सी सूरत हाल है। ना सिर्फ जर्नलिस्ट हम मुतजस्सिस हैं बल्कि ऑब्वियसली जो FIA के अंदर के लोग हैं वो हमें कॉल करके पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और ये सारे क्या मामला हैं। तो ज़ाहिर हमने छानबीन करने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या है और ये कितने अरसे से हो रहा है। तो ये मामला जो है वो ज़ाहिर है अभी से नहीं है जुड़ा हुआ है, ये तकरीबन पिछले 1-1.5 साल के जो मामलात हैं ये उससे जुड़ी हुई सारे स्ट्रिंग्स हैं। और हुआ ये कि पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि पाकिस्तान से बहुत से लोग जो है वो अच्छी खासी तादाद में मुल्क से बाहर गए। तो जो इमिग्रेशन वगैरह है उसको FIA देखता है, तो उसमें बहुत से ऐसे लोग शामिल थे, बहुत से ऐसे लोग को अलाउ किया गया जिसकी इंक्वायरीज़ भी हो रही हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री की सतह पे और FIA की सतह पे भी कि इमिग्रेशन पे ऐसे लोगों को इजाज़त दी गई जिनको नहीं जाना चाहिए था, जिनका स्टॉप लिस्ट में का बहुत क्रैकडाउन हो रहा है ये सारे स्मगलिंग के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे लोग जिनके क्रेडेंशियल्स अच्छे नहीं थे या वो रेड बुक में उनके नाम थे, जो FIA की रेड बुक होती है एंटी ह्यूमन स्मगलिंग और वो सारा, तो उन लोगों को तो जब इंक्वायरीज शुरू हुई सारा कुछ तो पता चला कि सिस्टम के अंदर से बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद रिपोर्टेडली पैसों के एवज जो है कुछ लोगों को जाने दे रहे हैं। तो सर उसका ये साइबर क्राइम एजेंसी से अब मैं बताता हूँ
के चूँकि FIA है तो FIA के अंदर ही फिर NCCIA FIA के अंडर आ जाता है, वो साइबर क्राइम को देखता है। तो साइबर क्राइम के इसी तरह देखा देखी साइबर क्राइम के जब से क्रिप्टो करेंसी के मामलात हुए, फिर ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स और ये सारी चीज़ें हुई, तो उसमें धोखे फ्रॉड बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई। तो ऐसे बहुत से नाम सामने आए, बड़े बड़े ऐसे नाम थे जो हमें जो डकी भाई और दूसरे मामलात थे उससे पहले की ये बात है। जब ये लोग पकड़े गए तो उसमें हमने देखा कि FIA के अंदर अगेन 3 से 4 ऐसी बड़ी इंक्वायरीज चल रही हैं जिसमें FIA के अफसरान और जो स्टाफ था वो मुलविस था। उन्होंने कुछ पैसों के एवज़ जो है वो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पकड़ना चाहिए था, उनको कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं रियाजुल हक साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो FIA के एक अफसर गायब हुए में और अहलिया ने पिटिशन की हुई है कोर्ट में। फॉर द पीपल हु मे नॉट नो, ज़रा डकी भाई वाला वाक़या भी बता दें आप। तो डकी भाई वाला क्या मामला था कि बहुत मशहूर वीलॉगर हैं, बहुत बड़े मशहूर वीलॉगर्स भी हैं, और हुआ ये कि जब FIA ने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ बेटिंग ऐप्स की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला उसके अंदर जो है पाकिस्तान के जो बड़े व्लॉगर्स हैं जिनमें रिपोर्टेडली डकी भाई भी शामिल हैं और बहुत से ऐसे जो है वो दूसरे डकी भाई जिसे कह लें मिसाल के तौर पर, वो उसमें शामिल थे। जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, बल्कि अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों को इनकरेज कर रहे थे या एडवर्टाइज कर रहे थे ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बाकायदा तौर पर अपने व्लॉग्स में दुबई गए हुए हैं, थाईलैंड गए हुए हैं और गपशप कर रहे हैं। बात के दौरान ये तरीका उनका वारदात होता था, उसमें उन ऐप्स की प्रमोशन की बात करते थे कि जी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और आजकल जो है वो उसका दौर है। और वो बेसिकली इलीगल था पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स हैं पाकिस्तान में, उस पर हर किस्म की पाबंदी है। कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक ट्वीट के जवाब में भी ट्वीट किया कि पाकिस्तान के अंदर ये बैंड है, इंटरनेशनली अगर हो रहा है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। डकी भाई को गिरफ्तार किया गया। फिर डकी भाई की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो पता चला कि और बहुत छोटे छोटे ऐसे व्लॉगर्स थे जो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं थे, यूट्यूब वगैरह के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, तो बहुत से पैसे उसमें पता चला कि इन्वॉल्व है और मिलियंस ऑफ रुपीज़ उसमें इन्वॉल्व है। वो भी डकी भाई जैसे प्रमोट करते थे, लेकिन ज़ाहिर डकी भाई का एक नाम था। तो फिर क्या हुआ, मज़े की बात है कि वो जो FIR खोल के दिखाएं जब डकी भाई के हवाले से हुई थी तो डकी भाई इस वक्त उनको सज़ा हो गई है, ही इज़ बिहाइंड द बार, और वो बाकी जो व्लॉगर्स थे जो बाकायदा इसमें इन्वॉल्व थे, प्रूव्ड भी था, उनको कहा जाता है कि रिपोर्टेडली NCCI के लोग उसमें शामिल थे, लाहौर के और कुछ गुजरांवाला कुछ शहरों के, जिन्होंने पैसों के एवज़ जो है वो इन लोगों को जाने दिया। उसके बाद ये बात फैलती गई, फिर इस्लामाबाद के कुछ लोगों के नाम भी आए। फिर जो ये ऑफिसर हैं इस्लामाबाद में उस्मान, इनके हवाले से 2017 में एक पिटिशन आई, एक खातून ने कहा कि मैं एक केस के सिलसिले में उनके पास गई तो और ये इंक्वायरी जो थी ये मार्क भी आगे हुई लेकिन आगे चल नहीं सकी, और वो था कि 22-23 लाख रुपए जो है उन्होंने वसूल किए थे। तो ये जब दर्जनों केसेस हुए, 2017 में पिटिशन आई जब ये साइबर एजेंसी नहीं थी, जब साइबर एजेंसी नहीं थी, ये किसी और जगह पोस्टेड थे और लाहौर में गालिबन थे और इनके हवाले से कंप्लेंट आई। तो उस कंप्लेंट का कुछ नहीं हुआ, उस पर फर्दर सिर्फ मार्क हुई आगे ऑफिसर को। उसके बाद आगे कुछ लोग कहते हैं कि उस रिंग में ऐसे सीनियर ऑफिसर मौजूद थे जिन्होंने उनको कवर अप दिया। अभी जो 6 से 7 लोग गायब हैं, FIA के लोग ये बताते हैं कि ये सारे के सारे लोग डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे बाकायदा तौर पे, और व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड थे। मतलब हाँ, रिपोर्टेडली एलिजिडली है, मुबैना तौर पर है, अभी ज़रा इनिशियल जो है वो चीज़ें हैं। तो ये सारे इन्वॉल्व थे। जब एक शख्स को पकड़ा गया तो पता चला उसमें दूसरा भी था या तीसरा भी था, बिल्कुल ऐसे ही है। फिलहाल तो इनिशियल जो है चीज़ें आ रही हैं मुबैना तौर पर। तो उसमें ये हो रहा है कि ये सारे जो स्ट्रिंग था, उसके बाद जनाब ये सारे जो है वो गायब होना शुरू हो गए। तो अब इसमें जो परेशान कौन बात है वो ये है कि इसमें 6 से 8 लोग अगर गायब हैं तो लाहौर का जो NCCI का ऑफिस है वहाँ पे चंद क्लर्क्स के अलावा सारा ऑफिस गायब है। वहाँ पे कुछ लोग छुट्टियों पे चले गए हैं, कुछ लोग गायब हो गए मुकम्मल तौर पे, क्योंकि लाहौर जो है वो लाइमलाइट में है। हम फिर ये कह रहे हैं कि ये जो लोग गायब हुए हैं ये इनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात थे तो इनको शायद किसी ने इस इंक्वायरी को परसू करने के लिए गायब किया, या ये उसके डर से खुद ही गायब हो गए हैं। आई मीन एनीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये तरीकाकार किस तरह था, जिस तरह कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ब्लेस्फेमी गैंग वाली चीज़ों की भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, चूँकि एक पार्टी के हवाले से इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। तो उसमें ये हुआ कि ये क्या करते थे कि ये जो लोग अरेस्टेड हैं और जो लोग गायब हैं उनमें क्या थे कि किसी अपने रिश्तेदार के थ्रू पिटिशन करवाई, और क्योंकि उनको दायरे उनके पास डेटा भी था। सबसे
बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो NCCI के पास है कि लोगों के बैंक अकाउंट्स और उसकी डिटेल्स तक की एक्सेस है, उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ या अब्यूज़ हो रहा है। वो शायद इसके लिए मेरा ख्याल कोई अमेंडमेंट या कुछ होना चाहिए कि किसी हद तक कोई सीक्रेसी या चेक होना चाहिए। तो सर ये भी फिर आपकी बातों से तो मुझे ये लगा कि FIA में काफ़ी मसाइल हैं, क्योंकि आपने मतलब कि 3 मुख्तलिफ जो केसेस हैं, चाहे ब्लास्फेमी का है, चाहे ये साइबर एजेंसी है या ह्यूमन स्मगलिंग है, कि तीनों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ के आसार लग रहे हैं। इज़ द गवर्नमेंट अवेयर? इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, क्या उन्होंने इस पे कोई नज़र रखी हुई है? कोई वो इस मसले को हल कर रहे हैं? अरफा, ये एक ऐसा सवाल है कि हर शख्स के जहन में है कि जब ये इतने लोग के FIRs हो रही हैं, लोग गायब हो रहे हैं, लाहौर का ऑफिस ऑलमोस्ट, इस वक्त कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम क्या दफ्तर जाके क्या करना है, लिटरली डिसफंक्शनल है। तो एक ऐसी सूरत हाल में आपका ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट किधर है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के लोग कहाँ पे हैं, या हमें DG FIA कोई नज़र नहीं आ रहे। नीचे आता है। हाँ जी, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे आता है। तो DG FIA के तहत इस सारे मामले में हमें क्लियर पोजीशन नहीं मिल रही। आए दिनों जेलों से जो है वो प्रेस रिलीज़ आ जाती हैं, लेकिन इस मामले में मुकम्मल तौर पे खामोशी है। तो ये मज़ीद शकूक व शुबहात और अफवाहों को जन्म दे रहा है कि क्या पूरी FIA कंप्रोमाइज एलिजिडली क्या हो रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि लोग जो आ रहे थे एप्लीकेशन, लाहौर ऑफिस में लोग आ रहे हैं और दर्जनों के हिसाब से लोग आते हैं, वो आते हैं देखते हैं सामने कोई है ही नहीं, और वो कहते हैं जी CV की तरह दरखास्त दे के आप चले जाएँ। इसी तरह इस्लामाबाद में भी एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। कुछ ऑफिसर से मैंने रब्ते की कोशिश की, फ़ोन बंद है, व्हाट्सएप तो उनके बंद ही बंद है, उनके फ़ोन भी बंद है और पिछले 3-4 दिनों से बंद है। तो एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आपका वो है कि एक जो फोकल पर्सन है इस इदारे का, कोई हेड कौन है, कुछ सामने आना चाहिए, कोई डिटेल सामने आनी चाहिए। लोग गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, कुछ तो लोगों को बताएं। तो ये मजीद कन्फ्यूजन दे रहा है, जिसकी वजह से लोग दाएं बाएं छुट्टियों पर चले गए या गायब हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए निकाला और बहुत तफसील से इस मामले को हाईलाइट किया। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।